हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी को, यानी डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो दोनों पॉइंट है, क्योंकि प्रीवियस जो पार्ट था हम लोग का फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम लोग आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक के बारे में डिस्कस किए हुए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या करता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है कि अगर आपका राइट्स अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, तो आप जुडिशरी में क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? जैसे था कि अगर आपका कोई राइट अफेक्ट करता है तो कोर्ट जा सकते हैं। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज कंपलसरी है? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मानने पे आपको पनिश किया जा सकता है? और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करेंगे तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 से 35 तक के बीच में डिस्क्राइब है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल 51A में डिस्क्राइब है। आर्टिकल 51A कहने का मतलब क्या हुआ? ये आर्टिकल 51A, 21A, ए कैसे आ जाता है, जबकि जनरली 13, 14, 15 आर्टिकल आता है। इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलाउ करता है कि अगर आप कोई न्यू रूल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? तो अमेंडमेंट लॉ पास करा सकते हैं, दोनों हाउस से उसको लागू कर सकते हैं। तो जब मेरा जो प्लेस है, जो मान लीजिए 13 का प्लेस है, 14 का प्लेस है, वो फुलफिल है पहले से जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो अगर कोई नया अमेंडमेंट करके ऐड कर रहे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड टॉपिक में, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड टॉपिक में, तो जो 13, 14 में ये चीजें डिस्क्राइब है वहीं पर ए कर देते हैं। क्लियर है यहाँ पे कि ए यानी कि वो अमेंडमेंट को शो करता है। फंडामेंटल ड्यूटी जब कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम बना था उस टाइम नहीं था। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 42 अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी कि अमेंडमेंट कौन सा था, तो 42 अमेंडमेंट था और इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में। फंडामेंटल ड्यूटीज 10 है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि आपको कुछ ड्यूटीज, यानी कि जैसे आपके पास राइट है वैसे आपके पास कुछ ड्यूटीज, आपका कुछ कर्तव्य भी है। एग्जाम्पल के लिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, आपको एनवायरमेंट को क्लीन रखना है, आपको जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में हार्मोनी है उसको बना करके रखना है। आप अगर नहीं भी ऐसा करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं भी आप पालन करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोर्ट से पनिशमेंट मिलेगी। बट एक तरह से एक वेल सिटीजन होने का एक सही पहचान हो, ये कैसे आप शो कर सकते हैं? सारी फंडामेंटल ड्यूटीज मान करके। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? एक डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, किसी भी तरह का रूल एक तरह से गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। किसको इंस्ट्रक्ट करता है? हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट को इंस्ट्रक्ट करता है। इंडिया के फ्री होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करना, उनका इकोनॉमिकल वेलफेयर करना, बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करना। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजों को मेंशन करके रखा गया, कुछ चीजों को मेंशन किया गया। और किस व्यू से मेंशन किया गया था? वो स्टेट को इंस्ट्रक्ट करने के व्यू से मेंशन किया गया था कि आप ऐसे ऐसे चेंजेस कीजिएगा, आप इन चीजों को इंट्रोड्यूस कीजिएगा जिससे लोगों का वेलफेयर हो पाएगा। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलता है कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री सेटअप करना है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में ये चीज मेंशन है तो हम कोई गवर्नमेंट उस चीज के लिए एकदम बाध्य है कि नहीं हमको सेटअप करना ही है? जबकि जिस टाइम वो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट पास फंड नहीं है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण वो उस टाइम इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक क्लियर मतलब है कि एक तरह से फ्री, यानी कि एक तरह से फ्रीडम दी गई किसको? स्टेट को, कि आप फ्री हैं, आप इसको मान भी सकते हैं, आप चाहिए तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मानिए, नहीं मानिएगा तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया, गाइड किया गया है स्टेट को। तो अगर
सपोज कीजिए कि डीपीएसपी में मेंशन कुछ पॉइंट्स फॉलो नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, एक तरह का ये राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट से टोटली डिफरेंट है। टू रीसेट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब डीपीएसपी किस किस आर्टिकल के बीच में है, तो 36 से लेकर के 51, जबकि फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 51A में है। माइंड में रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। फंडामेंटल राइट जो है नेगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पर। इसके एवज में जस्ट इसके अपोजिट एफआर के अपोजिट में क्या है, एफआर के अपोजिट में जो डीपीएसपी है पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस, स्टेट को फंडामेंटल राइट्स मानना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि हर किसी का राइट प्रोटेक्ट हो, जो भी मेंशन। लेकिन डीपीएसपी जो पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है तो आपको पहले ही समझा चुके हैं कि स्टेट के पास फ्रीडम होती है कि उस चीज को फॉलो करे या उस चीज को निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट थ्रू नॉट इनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए नहीं मानती है गवर्नमेंट तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये आपके राइट्स नहीं है। एक तरह से गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई है। इफ अ स्टेट फेल्स टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशंस वन कैन नॉट गो टू कोर्ट, यानी कोर्ट नहीं जा सकते। स्टेट अगर मान लीजिए ऑब्लिगेशंस इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल नहीं कर पाता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, इसमें कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि सोसाइटी में हर कोई इक्वल होना चाहिए। कुछ सोशलिज्म वाले प्रोसेस जो है जिसमें हर कोई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधी जी का क्या मानना था कि इंडियन सोसाइटी में जो लोअर क्लास का पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है, तो उनको अपलिफ्टमेंट का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लोअर क्लास जब अपलिफ्ट होंगे तभी जाकर पूरा नेशन अपलिफ्ट हो सकता है। गांधी जी का मानना था, क्योंकि गांधी देखिए इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं हो पाता। गांधी जी उस सिचुएशन को समझ रहे थे कि इंडिया के पास रिसोर्स नहीं रहेगा आजाद होने के बाद, तो कोई भी सडन चेंजेस नहीं कर सकते आप। इन सारे पॉइंट को देखते हुए जैसे कि आर्टिकल 39A क्या कहता है, एक कहता है कि लोकल गवर्नमेंट को, पंचायती राज वाले फॉर्मेशन को, इनका मानना था कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो विलेज में रहती है, तो लोकल गवर्नमेंट यानी ग्राम पंचायत वाला फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसमें कि उनको उनके वेलफेयर के लिए जो लोकल एरियाज में जो गांव में रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए डिफरेंट वर्क किया जा सके। तो एक गांधी प्रिंसिपल का पार्ट था। तो इन चीजों को अगर मानती है गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी और भी ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्ट्रक्शंस को अगर गवर्नमेंट मान लेती है बिना किसी प्रॉब्लम का, तो डेमोक्रेसी और भी ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। डीपीएसपी एम टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस अंडर व्हिच सिटीजन कैन लीड गुड लाइफ। एक क्या करता है, तो एक तरह से ऐसा आपका सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन क्रिएट करता है जिसमें कि हर कोई अच्छा से रह सके। व्हिच सिटीजन कैन लीड गुड लाइफ, वो क्या करे तो एक अच्छा लाइफ को लीड कर सके। क्लियर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजंस, ये आर्टिकल 44 में ये यूनिफॉर्म जैसे कि 36 से लेकर के 51 के बीच में डीपीएसपी डिस्क्राइब है, उसी में से एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजंस। यहां देख लीजिए अलग अलग रिलीजन पे अलग अलग पॉइंट हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के लिए बहुत सारे राइट्स हैं जो हर सिटीजन के लिए इक्वल है, लेकिन रिलीजियस बेस पे अगर हम डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो मुस्लिमों के लिए अलग राइट्स हैं, हिंदुओं के लिए अलग राइट्स हैं। तो अगर मुस्लिमों के लिए कोई राइट्स है तो मुस्लिमों में कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर मुस्लिम कास्ट के लिए इक्वल राइट्स हो। हिंदुओं के लिए अगर राइट्स है तो हिंदुओं में कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हिंदुओं के लिए इक्वल राइट्स हो, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका डिफाइन करता है। प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, किसको, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको। सेपरेट ऑफ जुडिशियरी, एक क्या करते हैं तो एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से सेपरेट करते हैं, वो इस आर्टिकल अप्रॉक्स 48 में डिस्क्राइब है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 39A में विलेज पंचायत यानी कि विलेज पंचायत को ऐड करके हम जो लोअर क्लास पीपल है उनकी अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। टू रिसेट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, और ये क्या करती है तो इंडियन सोसाइटी को एक तरह से क्रिएट करती है, सुटेबल लाइफ स्टाइल सिटीजन को प्रोवाइड करती है अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी वाली पॉलिसीज को फॉलो करती है।
इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया, बट 12 तक जितनी पॉइंट आपको डीपीएसपी से रिक्वायर्ड है, मेरी कोशिश है कि वो सारे पॉइंट कवर हो जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम पास में है, तो आपका मैक्सिमम कोशिश रह रही है हम लोगों के द्वारा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया जाए हर चैप्टर वाइज, और कुछ ही दिन में फुल फेज टेस्ट लेंगे एसएसटी वाला, तो वो क्वेश्चन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। और एक नया अपडेट की ऐप में मैप वाला पार्ट भी हम लोग ऐड किए हुए हैं, तो आप ऐप जो वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और एसएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है उसको वहां से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।